मेरे देवर बिल्कुल मेरे पति का हमशक्ल था। तब मेरी शादी हुई, मुझे पता ही नहीं चलता कि पति कौन सा है और देवर कौन सा। मैं देवर के सामने जाने से कतराती थी और ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजार लेती। लेकिन एक रात पति पास में लेटा था, दिल धक धक करने लगा। आंखें मलती मलती देखी तो पति की जगह देवर। मेरी शादी हुई तो मेरे कमरे में 2 नौजवान बैठे हुए थे। मैं नज़र झुकाकर बैठी हुई थी। मैंने बस उन दोनों के पैर ही देखे थे। मुझे हैरत हुई कि मेरे पति के साथ दूसरा कौन हो सकता है, वह भी रात के इस वक्त। जैसे मैंने ऊपर की ओर देखा तो मेरे होश उड़ गए कि दोनों की शक्ल एक जैसी थी, जरा सा भी फर्क ना था। बालों का हेयर स्टाइल एक जैसा था, हाथ की बनावट एक जैसे थे। तो मैं चौंक कर रह गई, क्योंकि यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि उनमें से मेरा पति कौन सा है और कौन सा नहीं है। मैं अभी उन्हीं बातों का अंदाज़ा नहीं लगा पाई थी कि एक नौजवान मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया। कहने लगा कि बताओ, इसमें से तुम्हारा पति कौन सा है। मैं यह फैसला कैसे कर सकती थी? क्या यह फैसला कोई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि दोनों में जरा सा भी कोई फर्क नहीं था। अभी मैं इसी सोच में परेशान थी कि क्या जवाब दूं कि दूसरा नौजवान भी आकर मेरे करीब बैठ गया। फिर मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, मैं समीर हूँ और यह अमन है, मेरा भाई। उस नौजवान की बात पर मुझे भरोसा ही नहीं हुआ था। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। वह दोनों जुड़वा हैं, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि समीर का कोई जुड़वा भाई भी है। मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि यह 2 भाई हैं, लेकिन यह नहीं मालूम था कि जुड़वा हैं, क्योंकि मेरी सास जब रिश्ता देखने आई थी तो कहने लगी कि इसका एक बेटा शहर में रहता है। कहने लगी कि मेरी ख्वाहिश है कि वह भी यहाँ पर सेटल हो जाए, लेकिन वह सुनता ही नहीं। मुझे लगा शायद वो समीर बनकर मेरा हाथ थामे हैं, कहीं वह मेरा देवर ही तो ना हो, वह मजाक में यह सब कर रहा हो। मैं बहुत परेशान थी। मैं चुप से बैठी थी कि जब अमन बेड से उठा और कहने लगा कि यही आपके पति हैं। भाभी, मैं तो यहाँ बस 2 महीने का ही मेहमान हूँ, फिर वापस फ्रांस चला जाऊँगा। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया और दरवाज़ा भी बंद कर दिया। मेरी उड़ती हुई रंगत को देखकर सभी हंसने लगे। कहने लगे कि मुझे तुम्हारे चेहरे पर यही अंदाज देखने थे कि हम दोनों को देखकर तुम्हें क्या परेशानी होती है। यह कहते हुए उन्होंने अपनी जेब से बहुत ही खूबसूरत अंगूठी का बॉक्स निकालकर मुझे वह मुँह दिखाई की अंगूठी पहना दी। सुबह नाश्ते पर मेरी सास ने बड़ी बढ़िया नाश्ता का इंतजाम किया था। मैं इस बात पर हैरान थी कि मेरा देवर भी मेरी सास के साथ किचन में नाश्ता बनाने में बिजी था। मैं समीर के साथ कुर्सी पर बैठी थी। अमन मेरे सामने कहने लगा, यह आमलेट है भाभी, इसे खाकर देखें कि कैसा बना है। यह कहकर वह कुर्सी पर बैठ गया। कहने लगा कि आप इस मामले में बड़ी ही बदनसीब हैं, क्योंकि समीर को 1 कप चाय भी बनाना नहीं आता है, लेकिन मेरी बीबी के बड़ी यश हैं, क्योंकि मुझे यह सब पकाना आता है। यह खास बातूनी किस्म का था। जब तक नाश्ता करता रहा, उसकी जुबान ट्रैक्टर की तरह चलती रही। मेरी सास का मिजाज भी बहुत दोस्ताना सा था। बहुत जल्दी ही मुझे घुल मिल गई थी। शादी की बात समीर मुझे चंद दिनों के लिए घूमने लेकर गए हैं। जब हम वापस आए तो मैं किचन संभाल लिया। समीर के साथ गुजारा लम्हा मेरे लिए एक खूबसूरत यादगार था। एक बार रात को समीर के आने से पहले मैं तैयार होकर उसी का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि वह मुझे आज बाहर रेस्टोरेंट में डिनर कराएंगे। मेरी सास इजाज़त दे चुकी थी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने दरवाज़ा खोला। सामने समीर खड़े थे। मैंने उनके हाथ से उनकी ऑफिस की फाइल ले ली और कहा कि आपको अपना वादा तो याद है ना, मैं बस तैयार हूँ, आप भी फ्रेश हो जाएं, फिर अपना वादा पूरा करें। वह मुझे ताज्जुब से देखने लगे। कहने लगे कि कौन सा वादा। मैंने उन्हें घूर कर देखा तो मैंने कहा, बहाने बनाने की कोशिश मत करें, आपने सुबह खुद कहा था कि आप मुझे बाहर डिनर कर जाएंगे। यह सुनकर बहुत मुस्कुराने लगा। कहने लगा कि हाँ, कि मैं कभी इनकार किया है। इसके बाद वह कहने लगा, चलो अभी चलो मेरे साथ, यह ना हो कि मेरा इरादा बदल जाए। मैंने कहा, आप अभी ऑफिस से आए हैं, कम से कम 1 कप चाय तो पी लो। लेकिन समीर को शायद ज़्यादा ही जल्दी थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले गए। यह खूबसूरत सा रेस्टोरेंट में हमने खाना भी खाया, मुझे आइसक्रीम भी खिलाई और फिर वापस घर ले आए। जैसे हम घर में दाखिल हुए, सामने मेरी सास के साथ अमन बैठा था। मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था।
लेकिन मैं उससे मुस्कुराने की वजह नहीं जान पा रही थी। उसके बाद समीर का ज़ोर से हंसना हुआ और वह हंसते हुए मेरी सास के पास जाकर बैठ गया। समीर ने ज़ोरदार थपकी उसके कमरे पर लगाई और कहने लगा कि शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर तुम मेरे हमशक्ल हो तो इतना मतलब यह नहीं कि मेरी बीवी के साथ कहीं भी चले जाओ। यह सुनकर तो मैं आसमान से समुंदर में डूब गई थी। जिसके साथ में मैंने डिनर करके आ रही थी वह समीर नहीं बल्कि मेरा देवर अमन था। लेकिन उसने जो मुझे जरा सा भी शक नहीं होने दिया वह समीर नहीं है। मैं मुड़कर समीर की तरफ देखा तो वह फिर से हंसने लगा। कहने लगा कि लड़की भी पाई है तुमने समीर? मजाल है कि उसे शक हुआ। मैं तो उसका पति नहीं बल्कि उसका देवर हूँ। यह सुनकर मैं तो डरने लगी थी। समीर मुझे जब भी कहते थे कि वह मुझे बाहर लेकर जाना चाहते हैं मैं इनकार कर देता। समझ नहीं आता कि रात को जो आएगा वह समीर होगा या अमन। मेरी शादी को अभी 1 महीना ही गुजरा था। मुझे चक्कर भी आने लगे। मेरी सास ने मुझे अस्पताल लेकर गई। मुझे डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई। मैं बयां नहीं कर सकती थी। मैं पेट से थी। यह खबर जब समीर को पता चली तो मुझसे ज़्यादा खुश थे। कहने लगे कि शादी को 1 महीना हो गया है, तुम एक बार भी अपने मायके नहीं गई। कुछ दिन मायके में रहो। मैं मायके चली गई। 15 दिन बाद जो मुझे समीर लेने आए तो उनके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। दाढ़ी भी बड़ी हुई थी। काफ़ी गमगीन लग रहे थे। मैंने कहा, आपको क्या हुआ है? क्या मेरा बगैर उदास हो गए थे? क्या हुलिया बना रखा है मेरी दोस्त? यह सुनकर एक फीकी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर सजी थी। कहने लगी कि हाँ, मैं तुम्हारे बगैर बहुत उदास था। देखा, इसलिए ऐसी हालत ऐसी हो गई है। मैं उसके साथ वापस आ गई। मुझे तो लगा कि उन दिनों के बारे में एक एक बात बताएंगे जो उन्होंने मेरे बगैर बिताए हुए थे, लेकिन वह तो खामोशी से सोफे पर जाकर लेट गए। यह देखकर मुझे हैरत हुई। मैंने कहा कि समीर, अब सोफे पर क्यों लेटे हैं? कहने लगी कि मेरे सर पर दर्द है, सोना चाहता हूँ, तुम भी आराम कर लो। लेकिन मैं उठकर उनके पास आ गई। मुझे अपने करीब देखकर वह उठकर बैठ गए। यह लड़के को क्या हुआ है? मैंने कहा, समीर मुझसे नाराज़ है क्या? मैं मायके में इतना दिन रहकर आई हूँ, इसलिए आप सोफे पर सो रहे हैं। मेरी आंखें न चाहते हुए भीगी हो गई थी। मैं तो उनसे मोहब्बत से इजहार करना चाहती थी, लेकिन वह तो मुंह मोड़कर सोने की तैयारी कर रहे थे। मुझे वह फिर कहने लगे, नहीं नहीं, मैं क्यों नाराज़ होऊंगा? तुम्हारा हक बनता है, मायके में जाकर रह सकते हो। फिर वह कहने लगी कि मैं तुम्हारे डॉक्टर से मिलकर आया था। वह कह रही थी कि आपकी वाइफ बहुत कमज़ोर है, इसलिए बेहतर है कि जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती आप अपनी वाइफ से दूर रहें, वरना कोई भी नुकसान हो सकता है। समीर की बात सुनकर मैं भी परेशान हो गई थी। कहने लगा कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो पूरा वक्त संभाल कर गुजर जाए, तुम आराम से बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाया करूँगा। सुबह जैसे ही समीर ऑफिस गए, कुछ देर बाद ही अमन घर आ गया। वह बिल्कुल चुप सा था। मेरी सास के पास बैठकर कहने लगा, माँ, मुझे अब वापस जाने की इजाज़त दें। आपने क्यों मुझे कसम देकर रोक रखा है? मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि मुझे फ्रांस ही वापस जाना है और वहीं रहना है। सास कहने लगी कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हें फ्रांस नहीं भेजूंगी। वह कहने लगा कि मुझे अभी 2-4 साल शादी नहीं करनी है। जब मुझे शादी करनी होगी मैं वापस आ जाऊंगा। यह सुनकर मेरी सास रोने लगी। अमन उन्हें उदासी से देख रहा था कि नहीं, माँ को क्या हो गया? मेरी सास को अमन ने गले लगा लिया। मेरी सास कहने लगी, तुम 2 ही तो बेटे हो मेरे, और कोई दूसरी औलाद तो नहीं है। मैं तुम्हें यहीं देखना चाहती हूँ। तुम दोनों की खुशियाँ यहाँ देखना चाहती हूँ। तुम इतनी दूर प्रदेश में चले जाते हो और 3 से 4 साल बाद अपनी शक्ल दिखाते हो। मेरे सास अपनी जगह सही थी। अमन को चाहिए ताकि वह भी यहीं पर सेटल हो जाए। वह मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि भाभी, आप ही माँ को समझाइए। मैंने कहा कि वह तो अपनी जगह ठीक है, तुम ही जिद पर लदे हुए हो। जब वह नहीं चाहती कि तुम बाहर देश में रहो तो यहीं पर अच्छी नौकरी ढूंढ लो। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, भाभी, मुझे लगा आप माँ को समझाएंगी, आप उल्टा मुझे ही समझा रही हैं। रहने दे भाभी, आपके बस की बात नहीं है। मैं समीर से कहूँगा कि वह माँ को समझाए। मुझे हर हाल में फ्रांस जाना है। अमन यह कहकर खड़ा हो गया।
मेरे सास कहने लगी कि ठीक है, फिर ऐसा करना, मेरा मरा हुआ मुंह देखकर जाना। यह सुना था कि अमन ने तड़प कर अपनी माँ की तरफ देखा था। वह अभी आंसू बहा रही थी। फिर वह कमरे में चला गया। कुछ देर बाद ही वह वापस आए और हाथ में फाइल पड़ी थी। मेरी सास गुस्से से पूछने लगी, यह किस चीज़ की फाइल है? तो आवाज़ नहीं आ रही थी। तुम जाने की तैयारी कर रही हो? मेरी सास ने तेज गुस्से से आकर पूछने लगी। नहीं माँ, मैं यहाँ नौकरी ढूंढने लगा हूँ। आप नहीं चाहती इसलिए नहीं जा रहा हूँ। यह सुनकर मेरी सास को सुकून हुआ। रात को समीर ने अपना तकिया उठाया और सोफे पर जाने लगे। मैं उनका हाथ थाम लिया। मैंने कहा कि यहाँ पर बैठे मेरे पास, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वह मेरे पास बैठ गए। मैंने कहा कि कुछ महीने ही रह गए हैं नई मेहमान के आने में, हमें चाहिए कि अब हम उनके लिए शॉपिंग करें। यह कहकर मैं समीर के कंधे पर सर रख दिया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी एक हाथ कैसे वह मुझसे पीछे हटे थे। उनकी सूरत को देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा, आपको क्या हुआ है? कहने लगे कि कुछ नहीं। फिर कहा कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम जो चाहे सामान खरीद लेना, लेकिन आजकल मैं ऑफिस में बहुत बिजी हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं भी आ सकता हूँ। सुबह मैं कुछ देर से उठी तो मैंने देखा कि समीर ऑफिस जा चुके थे। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी, समीर मुझे कोई भी काम नहीं कहते थे और ऑफिस में खुद ही चले जाते थे। मेरा बहुत ख्याल भी रखते थे। दोपहर के टाइम अमन घर पर आया तो कहने लगा कि उसे नौकरी मिल गई है। सुनते ही मेरी सास बहुत खुश हो गई और माँ ने सर पर हाथ रखा और बहुत सारी दुआएं दी। फिर मुझसे कहने लगी कि बस जल्दी से अपनी देवरानी ढूंढो, इसी महीने में उसके लिए शादी कर दूंगी। यह सुना था कि अमन तो गुस्से में आ गया और कहने लगा कि मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, समझी? आप अगर अब से ऐसी बात की या कोशिश भी की तो मैं वापस फ्रांस चला जाऊंगा। अमन बहुत नाराज लग रहे थे। मुझे लगा शायद फ्रांस में किसी लड़की को पसंद करता है, तभी अपने गुस्से में यह बात कर रहा है। मैंने सोचा कि मुझे इससे पूछना चाहिए, इसलिए शाम को चाय बनाकर मैं उसके कमरे में गई। मुझे देखकर वह उठकर बैठकर कहने लगा, भाभी यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? मैं खुद बाहर आ जाता, अपना ख्याल रखा करें। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, यह कोई बड़ी काम नहीं है। यह कहकर मैं उसके बेड पर उसके पास बैठ गई। कहने लगा कि यह क्या बात है? मैंने कहा कि एक बात पूछूं, सच बताओगे? मैंने कहा कि क्या फ्रांस में तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुम यहाँ शादी नहीं करना चाहते? मेरी बात सुनकर मुझे देखा, फिर कहने लगा कि हाँ, मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि अच्छा। यह सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं माँ को उस लड़की के लिए राज़ी कर लेती हूँ। वह कहने लगा कि वह कभी भी यहाँ पर नहीं आएगी, इसलिए आप माँ को राज़ी मत करो, मुझे यहाँ से जाने दो। यह सुनकर मैं भी तो परेशान हो गई थी, क्योंकि माँ तो इस बात पर कभी राज़ी न होती। चंद महीने बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया। मैं बहुत खुश थी। मेरी सास को तो अपने पोते को देखकर मरी जा रही थी, लेकिन समीर बहुत खामोश था। बार बार बच्चों को देखता और फिर नज़रें हटा लेता। बेटी 2 महीने का हो चुका था। मैं यह बात नोट की। अभी समीर सोफे पर ही सोते थे। कहते थे कि मैं अगर बेड पर सोऊंगा तो मेरा बेटा डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन मेरा सब जवाब दे चुका था। मैं समीर से कहा कि आज आप मेरे साथ सोएंगे बेड पर, मैं कुछ नहीं जानती। यह सुनकर उनके चेहरे की रंगत बदल गई। मैं उनका हाथ पकड़कर मैंने कहा कि अब आपके पास कोई भी बहाना नहीं है, आप क्यों मुझसे दूरी बना रहे हैं? उन्होंने जब मेरे हाथ से अपना हाथ अलग किया था तब आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। कहने लगे कि मैं सब्र करके थक चुका हूँ। मैं तो समझ नहीं पा रही थी कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहता है कि मैं समीर नहीं हूँ, मैं अमन हूँ। यह सुनकर तो मेरा दिल बैठने लगा था। इतना बड़ा मजाक यह सब कैसे मेरे साथ कर सकता है? और रात के इस वक्त समीर ने इसे इजाज़त कैसे दी थी? वो मेरी कमरे में आए। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? कहाँ है समीर? और मैं उससे बात तक नहीं करूँगी। उन्होंने तुम्हें इस वक्त मेरे कमरे में आने की इजाज़त दी तो कैसे भी करके मैं बाहर जाने लगी तो उसने मेरे हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, मेरे बात सुन लो,
जो खबर उसने मुझे सुनाई, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल चुकी थी। जब आप मायके गई थी तो उस वक्त मैं समीर एक साथ गाड़ी में दूसरे शहर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमारी कार के एक्सीडेंट हो गया। हमारी गाड़ी उधर चुकी थी। फिर मैं रोने लगा, कहने लगा कि समीर उस वक्त मर चुका था। यह सुना था कि मैं अमन से पीछे हट गई। मैं अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मुझे लगा कि वह मुझे मौत की सज़ा सुना रहा है। मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो रोज़ाना यह कहकर मैं चुप हो गई। मुझे याद आने लगा कि मैं इस 9 महीने के वक्त में समीर और अमन को इकट्ठा एक साथ नहीं देखा था। समीर की ऑफिस जाते ही पीछे से अमन आ जाता। रात को समीर आते तो यह कहते कि अमन अपने दोस्तों में बैठा है, देर से घर आएगा, उसके पास घर की चाबी है, वह खुद ही घर आकर सो जाएगा। कि कहने लगा, मैं पिछले कई महीने से अमन और समीर बनकर आप लोगों को दिख रहा हूँ, क्योंकि यह मेरी माँ यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती और आपकी भी हालत ऐसी थी कि अगर मैं आपको पहले बताता तो शायद मेरे भाई की निशानी भी खत्म हो जाती। मैं चाहता था कि मेरे भाई की औलाद इस दुनिया में ज़रूर आए। कहने लगा कि मेरी आपसे गुजारिश है कि आप माँ से कुछ मत कहिएगा, उनसे कहना कि वह मुझे फ्रांस जाने दे। मैं अमन बनकर वापस फ्रांस चला जाऊंगा और वापस नहीं आऊँगा, फिर यही रहूँगा यहाँ समीर बनकर हमेशा के लिए। उसकी आवाज़ सुनकर मैं हैरत से देखा था। मैंने कहा कि तुम कैसे यहाँ रह सकते हो? कहने लगा कि मैं आपसे शादी कर लूँगा। यह शादी मेरी माँ की नज़र में नहीं आनी चाहिए। उन्हें हमेशा यही लगना चाहिए कि मैं ही समीर हूँ और मैं आपको भी अकेला नहीं छोड़ सकता, नहीं अपने भतीजे को बेसहारा छोड़ सकता हूँ। कि दोनों मंदिर में जाकर शादी कर ले आए और अमन बनकर हमेशा के लिए फ्रांस चले गए हैं। 10 साल बीत गए हैं इस बात को और मेरी सास अभी भी यही समझती है कि समीर मेरे पास रहते हैं और अमन वहाँ शादी करके माँ को बिल्कुल भुला चुका है। शायद यह राज मेरी सास को कभी पता भी नहीं चलेगा। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।